चालू। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे आपके किस चीज़ के बारे में? लगान का आधुनिक सिद्धांत या मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। ठीक, तो पिछली बार जो बच्चे आए थे तो जान रहे हैं कि मैंने रिकार्डो के लगान सिद्धांत के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया था। 2 क्लास इसके ऊपर हो गई हैं। तो अब मेरे ख्याल से हमें लगान के आधुनिक सिद्धांत के बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो रिकार्डो के लगान सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं की गई। पहली आलोचना ये की गई कि रिकार्डो जैसे कहते थे कि जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ जो है वो ऐतिहासिक क्रम में खेती की जाएगी। पुरानी मतलब पहले सबसे अच्छी ज़मीन पे खेती की जाएगी, फिर उससे कम अच्छी ज़मीन पे खेती की जाएगी। तो लोगों ने जब डिफरेंट जगह के जोग्राफियों पर थोड़ा सा जोग्राफिकल रिसर्च करी उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, खेती का ये क्रम जो है वो ठीक नहीं है। लोग आमतौर पर सुविधा अनुसार खेती करते हैं, लेकिन ये भी सही है कि मोटे तौर पे अगर आज भी देखें तो रिकार्डो की ये बात आज भी सत्य है। पहले जहाँ खेती नहीं करते थे लोग, बंजर स्थानों पर खेती नहीं करते थे, आज वहाँ पर भी खेती हो रही है। ठीक है, उनको भी उपजाऊ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सबसे अच्छी ज़मीन पे खेती होती है। ऐसे भले ही कोई क्रम ना हो, लेकिन फिर भी ये है कि पहले उन स्थानों पे खेती की जाती है जिन पे कॉस्ट आसानी से निकल आती है, फिर उन स्थानों पे खेती की जाती है जहाँ पे कॉस्ट आसानी से नहीं निकलती। ठीक है, लेकिन एक क्रम जो है वो रहता है। दूसरी बात, रिकार्डो का कहना ये था कि लगान जो है वो सिर्फ भूमि को ही मिलता है। तो मॉडर्न अर्थशास्त्री इस बात से इनकार करते हैं कि रिकार्ड जो है वो लगान सिर्फ भूमि को ही मिलता है। वो इस बात से उनका स्पष्ट इनकार। वो ये मानते हैं कि लगान जो है वो उत्पादन के हर एक साधन को प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब जो है वो फिर उसने ये कहा कि भूमि की उर्वरा शक्ति के बदले में मिल सकता है, ये अविनाशी होती है। उर्वरा शक्ति जो है घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, इसमें अविनाशी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना के ऊपर आधारित है ये, जबकि क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना जो है वो वास्तविक जगत में कार्य नहीं करती। ठीक, तो इस तरीके से रिकार्डो के मतलब कुछ आलोचनाएं की गई और जिसकी वजह से एक दूसरा सिद्धांत जो है वो लागू किया गया, जिसे लगान का आधुनिक सिद्धांत जो है वो कहा गया। ठीक है, अब लगान का आधुनिक सिद्धांत जो है वो एक चीज पर लागू है। ठीक, उसे कहा जाता है अवसर लागत। ठीक है, क्या है? लगान का जो आधुनिक सिद्धांत है वो किस चीज पर आधारित है? अवसर लागत। देखो कपड़ा उपड़ा कोई चीज है, ये लगान के आधुनिक सिद्धांत पर जो है वो एक वो तो सबसे पहले हम इस अवसर लागत को समझ लेते हैं। अवसर लागत क्या है? अवसर लागत ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी ठीक, अर्थशास्त्र में अवसर लागत की धारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट धारणा, बहुत महत्वपूर्ण धारणा। वो ये कहती है, इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी चीज फ्री नहीं है। कोई भी चीज या संसाधन फ्री नहीं। फ्री यानी निःशुल्क। ठीक है, यानी कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो कि
वास्तव में निःशुल्क में मिलती है। तो अर्थशास्त्र की हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी। अर्थशास्त्र में बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है? मनुष्य की आवश्यकताएं कहती हैं अनंत। ठीक है, संसाधन उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन चाहिए वो कैसे हैं? वो सीमित है। ठीक है, और वो फ्री नहीं है। दूसरी चीज और लगाइए, पहली बात तो वो सीमित है, दूसरी बात वो फ्री नहीं है। ठीक है, तो आपको अपने संसाधनों को सोच समझ करके इस्तेमाल करना होगा ताकि आप अपने उससे अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति एक विवेक संगत तरीके से कर सकें। ठीक है, तो अवसर लागत की धारणा जो है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि ये इसकी बेसिक जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, ठीक है, जहां हम कहते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड है, संसाधन लिमिटेड है। ठीक है, संसाधन सीमित और आवश्यकताएं असीमित। तो आपको अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ठीक है, आपको जो है वो ये आवश्यकता क्योंकि असीमित है इसलिए आपको दिमाग लगा करके यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अवसर लागत की धारणा जो है वो यही बताती है कि यूज योर रिसोर्सेज रैशनली। ठीक, और इसी रैशनलिज्म का नाम जो है वो इकोनॉमिक्स। आप अपने संसाधनों को दिमाग लगा के सावधानी से उचित तरीके से, ठीक है, प्रयोग करें, क्योंकि कोई भी चीज फ्री नहीं। ठीक है, जैसे आपको रोटी बनानी है, अब आपको रोटियां बनानी, ना आटा फ्री मिल रहा है, ना गैस फ्री मिल रही है, ठीक है, ना चूल्हा फ्री आ रहा है। ठीक, सब चीज़ें जो हैं वो पैसे की आ रही हैं। तो जब आपको रोटी बनानी है तो आप थोड़ा सोच समझ के इन चीज़ों को इस्तेमाल करिए ताकि आपकी रोटी भी बन जाए और ये चीज़ें भी ज़्यादा खर्च ना। ये बैलेंस हमें बना करके चलना, हमारी आवश्यकताएं पूरी होती रहें और हमारे संसाधन भी खत्म ना हो। ठीक है, तो ये इस दृष्टि से देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी कास्ट की जो है वो मतलब बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा है ये। अब एग्जैक्टली है क्या ये? एग्जैक्टली क्या है कि अर्थशास्त्र में कहा जाता है कि आप किसी चीज को जहां इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, उस चीज को आप कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ आ रहे हैं, आप जो है स्कूल आए, पढ़ने आए, ठीक, आप जो है वो कहीं मजदूरी करने भी जा सकते थे, आपको पैसे भी मिलते हैं, ठीक है, लेकिन आप पढ़ने हैं, ठीक, पैसे मिल सकते थे ना, आपका आना फ्री तो नहीं। कोई आपको ऐसे ही कोई कहे कि मेरे घर में आके फ्री में आके काम कर दो, जाओ कुछ नहीं जाओ। स्कूल में क्यों आ गए? स्कूल में पढ़ने है ना, क्यों पढ़ने आए? क्योंकि पढ़ करके हम योग्य बनेंगे, योग्य बनेंगे। आज हमें जितना पैसा मिल रहा हो सकता है कम लोग तिगुना पैसा पैदा करें। हम मजदूरी नहीं करना चाहते, हम ऊंचे स्किल की जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि आप जो है वो दूसरी जगह पे जो कमा सकते हैं, मान लो आप एक जगह पे रहकर कुछ कमाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो एक ऑटो, ठीक है, आप खुद चलाते हैं तो ये 15,000 रुपये आपको पैदा करके देता है, ठीक है। और अगर यही ऑटो जो है वो मतलब आप किसी दूसरे का ऑटो जो
ये कहना चाहिए सिर्फ हम सिर्फ ऑटो की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी दूसरे को अगर हम दे दें तो वो 10,000 उसको पैदा करके देता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि कम से कम 10,000 रुपया तो इसकी कॉस्ट है ही, और इसके ऊपर जो हम कमा रहे हैं ये क्या है, हमारा फायदा, ठीक है, ये हमारा फायदा है। तो ये हमारी अवसर लागत, ठीक है, ये क्या है, अवसर। जैसे हम टीचर, हमको यहाँ पे सैलरी मिल रही है, अगर हम किसी दूसरी जगह पे काम करें तो हम वहाँ भी कुछ कमा सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा कमा सकते हैं कि इससे कम कमा सकते हैं, इससे कम कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा कमा सकते होते तो हम ज़्यादा ही कमा रहे थे, कम क्यों कमा रहे होते, वही ना चले गए होते। बात सोचो, अगर आप आज जो है 15,000 रुपये कमा रहे हैं, मान लो आपकी सैलरी है, आज आप किसी बिजनेस में 15,000 रुपये आप कमा रहे हैं, ठीक है। तो किसी दूसरे बिजनेस में आपको जो है वो, अगर आप किसी दूसरे बिजनेस स्विच करते हो तो 2 ऑप्शन है, 20,000 रुपये मिल सकते हैं, एक बिजनेस ऐसा है और दूसरा बिजनेस ऐसा है जहाँ पे आपको 10,000 रुपये मिल सकते हैं, ठीक। तो अगर कोई बिजनेस ऐसा है जहाँ आपको 10,000 मिल सकते हैं, तो आप वो 20,000 मिल सकते हैं, तो आप क्या करोगे, तुरंत इसको छोड़ करके उसमें चले जाओगे, ठीक है ना। आप यहाँ पे नहीं रुकोगे, आप ही कहोगे मैं यहाँ फालतू कमा रहा हूँ 15,000 रुपये, मैं उस जगह ना जाऊँ कि 20,000 जो है वो कमा सकूँ, तो आप वहाँ पे चले जाओ। तो आप कहाँ पे चले जाओ, ठीक है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। अगर हम यहाँ पे हैं तो इसका मतलब सीधा सा मतलब ये कि हमें यहाँ सबसे ज़्यादा मिल रहा है जो हम कमा सकते हैं। अगर हम टिके हुए हैं तो इसका मतलब ये है, ठीक है ना। अगर हम दूसरी जगह जाएंगे तो इससे कुछ कम मिलेगा। तो अगर मान लो ये आदमी कहीं दूसरी जगह जाता तो इसे 10,000 रुपये सैलरी मिल सकती है, तो 10,000 वाली जगह पे काम करेगा कि 15,000 वाली जगह पे काम करेगा, ये 15,000 वाली जगह पे काम करेगा, तो इस जगह पे काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी ये नौकरी छूट जाए और उसे कोई दूसरी सबसे बेहतर नौकरी पकड़नी पड़े तो उसे कौन सी नौकरी मिलेगी, ये वाली, क्योंकि ये वास्तव में है ही नहीं। ये अगर होती तो पहले ही चला गया, ठीक है ना। तो हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं उसके ऊपर की जॉब फिलहाल उपलब्ध नहीं, जो जॉब उपलब्ध है वो नीचे की उपलब्ध, ठीक है। तो अगर ये नौकरी यहाँ से इसकी छूट जाए तो उसको जो सेकंड बेस्ट जो नौकरी मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, 10,000, ठीक। फिर उसे और भी एक नौकरी मिल सकती है जो 8,000 की है, एक 9,000 की है, एक 7,000 की है, एक 6,000 की है, एक 5,000 की है, ठीक। कई तरीके की नौकरियां मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन जो सबसे बढ़िया नौकरी उसे मिल सकती है वो ये 10,000 रुपये की जॉब मिल सकती है। तो ये 10,000 रुपये की जॉब जो उसको सेकंड ऑप्शन में मिल रही है, ठीक है, ये उसकी क्या कहलाएगी, अवसर लाभ, ये है, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी। तो अब ये जो कमा रहा पैसा, ये 15,000 कमा रहा, ठीक है, और इसे सेकंड बेस्ट कितना मिल सकता है, 10,000 रुपये, ठीक है ना। तो ये एक तरीके का सरप्लस कमा रहा है 5,000, ये क्या है, एक तरीके का रेंट ले रहा है, ठीक है ना, ये एक तरीके का रेंट ले रहा है। ये जो अंतर है यानी 15,000 माइनस 10,000 यानी 5,000, ये क्या है, ये है। तो कोई आदमी या कोई उत्पादन का संसाधन अपनी अवसर लागत से जितना ज्यादा कमा रहा है, ठीक है, यानी किसी अन्य स्थान पे काम करने पे आपको जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट मिल सकता है और वर्तमान स्थान पे जो आप काम कर रहे हो वो जो अमाउंट आपको मिल रहा है
इन दोनों का अंतर जो है वो आपका लगान कहलाता है। ठीक है। अब देखो जैसे जॉन रॉबिन्सन ने इन्होंने एक धारणा दी, किसी साधन का लगान उस साधन के द्वारा उपार्जित वह आधिक्य है जो उसे ऐसी न्यूनतम राशि के ऊपर उपलब्ध होता है जिसके कारण ये अपना काम करने के लिए आकर्षित होता है। ठीक है, बात वही है। या बोल्डिंग के शब्दों में देख लो कि आर्थिक लगान वह भुगतान है जो किसी संतुलन की स्थिति में किसी उद्योग में या उत्पत्ति के किसी साधन की एक इकाई को दिया जाता है और वह उस न्यूनतम रकम के ऊपर होता है जो कि साधन विशेष को इसके वर्तमान व्यवसाय में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक। अब मान लो आप यहाँ काम कर रहे हैं, आपको दूसरी जगह 10,000 रुपये मिल सकते हैं। फिर क्या होता है, ये आदमी जिसने आपको रखा है, आपका मालिक, ठीक, इसकी स्थिति खराब होने लगती है। ये कहता है आपको 15,000 रुपये नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, कहता मैं आपको 14,000 रुपये, तो आप जो है वो टिके रहते हैं। फिर कुछ दिन बाद कहता है कि मैं आप इतने नहीं दे पाऊंगा, मैं तो 12,000 रुपये, फिर भी आप टिके रहते हैं। ठीक है। फिर वो कहता है कि मैं आपको जो है वो 10,000 दूंगा, फिर भी आप टिके रहते हैं। फिर वो कहता है भैया देखो मैं 10,000 नहीं दे पाऊंगा, मैं 8,000 दूंगा। अब आप टिके रहोगे? अब आप टिके रहोगे यहाँ नहीं? क्या तुम सुन कहाँ रही, तुम्हारा ध्यान कहीं और। ठीक है, तो क्या अब आप टिके रहोगे इसके पर? अब नहीं टिके रहोगे। यानी ये 10,000 रुपया वो मिनिमम राशि है जो आपको इस जगह पे रोके रखने के लिए जरूरी है। ठीक है, यहां पे रोके रखने के लिए जरूरी है। तो अगर हम किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं तो हमें कम से कम उतना पैसा जरूर मिलना चाहिए जो हमारी अवसर लागत है, जिसको हम कहीं और काम करके कमा सकते हैं। ठीक है, उतना पैसा हमें जरूर मिलना चाहिए। जैसे एक मजदूर है, मजदूर को जो है वो 300 रुपये मजदूरी चल रही है। ठीक है, तो अगर आप मजदूर से काम कराना चाहते हो तो मजदूर को आपको कम से कम जो है वो 300 रुपये जरूर देने पड़ेंगे। ये 300 रुपये जो है वो उसको मजदूरी के व्यवसाय में रोकने के लिए आवश्यक लागत है। ठीक है ना? क्या वो बंद हो गया? कॉल आ रहा? किसका है कॉल? यादव सर जी। कोई बात नहीं आ रही। तो ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब हम जो है वो एक और चीज की कल्पना करते हैं। ठीक, यानी उत्पादन के साधनों के प्रकार। ठीक है, उत्पादन के साधनों के कितने प्रकार होते हैं? ये अवसर लागत वाली बात तो समझ में आ गई ना? ठीक है, हम किसी दूसरी जगह पे कम से कम जितना पैसा कमा सकते हैं वो पैसा कम से कम उतना ही पैसा हमें यहाँ मिलना चाहिए, अन्यथा हम इस जॉब में नहीं रुकेंगे। ठीक है, हमें हमारी अवसर लागत के बराबर भुगतान तो होना ही चाहिए और उस अवसर लागत के ऊपर भुगतान होना चाहिए, ताकि हम जो है वो कुछ रेंट भी अर्जित कर सकें। अवसर लागत के ऊपर हमें जितना भुगतान दिया जा रहा है वो कितना है? वो सारा का सारा हमारा रेंट है। अब देखो, उत्पादन साधनों की कल्पना की गई। ठीक है, दो तरीके के उत्पादन साधनों की कल्पना की गई, पूर्णता विशिष्ट अपूर्ण से अविशिष्ट। ठीक है, विशिष्ट और अविशिष्ट।
मतलब स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, परफेक्टली स्पेसिफिक और परफेक्टली इनस्पेसिफिक। देखो परफेक्टली स्पेसिफिक कब होता है? यदि आप अपने वर्तमान व्यवसाय को छोड़कर किसी अन्य व्यवसाय में काम करना चाहें और आपको वहाँ काम ना मिल पाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी अवसर लागत है 0 और आप पूर्णतः विशिष्ट है, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं? परफेक्टली स्पेसिफिक। जैसे मान लो एक न्यूरोसर्जन, ठीक है, न्यूरोसर्जन मान लो, ठीक, या मान लो कुछ और है, एक डॉक्टर है, चलो नॉर्मली, ठीक, बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो ये डॉक्टर जो है वो पर डे 50,000 रुपया कमाता है, ठीक, पर डे। लेकिन ये एक ऐसी जगह पे जाता है जहाँ एक भी मरीज नहीं है, ठीक है, तो वहां पे इसकी इनकम कितनी होगी? इसकी इनकम वहां पे होगी 0, क्योंकि कोई इसे मजदूरी पे भी नहीं रखेगा, ठीक है ना। क्या मजदूरी पे कोई सा रख लेगा? इसको मजदूरी भी नहीं। तो ये कैसा है? ऐसे संसाधनों को कहा जाता है परफेक्टली स्पेसिफिक, ठीक है, ये स्पेशल संसाधन। स्पेसिफिक का मतलब स्पेशल संसाधन। दूसरी तरफ एक मजदूर है, वो 500 रुपये महीने, 500 रुपये पर डे कमाता है, लेकिन वो दुनिया भर में जहाँ चला जाए उसको मजदूरी का काम तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। उसको हर जगह मजदूरी मिल जाएगी, यहाँ नहीं मिलेगी, दूसरी जगह मिल जाएगी, दूसरी जगह नहीं मिलेगी, तीसरी जगह मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये काम क्या है? ये हुआ परफेक्टली अनस्पेसिफिक, ठीक है, परफेक्टली अनस्पेसिफिक। तो क्या होता है, अगर हम इसको डिमांड कर्व से देखना चाहें, मांग और पूर्ति के वक्र से देखना चाहें, तो क्या होता है कि जो पूर्णतः विशिष्ट होते हैं, न्यूरोसर्जन हो गए, डॉक्टर्स हो गए, एक समय में इनकी सप्लाई निश्चित होती है, ठीक है। यानी अगर हम मांग और सप्लाई के वक्र खींचे, तो यहाँ पे अगर मान लो सप्लाई, ठीक है, तो इनकी सप्लाई किस तरीके से होती है? एक सीधे खड़े करके, ठीक है, सीधे खड़े करके उसमें होगी इस तरह। ये कर्व क्या बताता है? ये कर्व ये बताता है कि मान लो यहाँ से यहाँ तक 1000 न्यूरोसर्जन, ठीक है, ये 1000 न्यूरोसर्जन की सप्लाई है एक टाइम में, तो निश्चित है इसे ना बढ़ाया जा सकता ना घटाया जा सकता। अब क्या होगा? अगर रोगी कम होंगे, यानी न्यूरोसर्जन की डिमांड कम होगी, तो इनको मिलने वाला पैसा कम होगा।
अगर उस देश में रोगी ज़्यादा हो गए तो इनको मिलने वाला पैसा बढ़ जाएगा। अगर मान लो किसी वजह से कोई बहुत ही भारी कुछ काम हो गया, ब्रेन इन्फेक्शन फैल गया, समथिंग इस तरीके का, यानी बहुत भारी डिमांड होगी तो बहुत भारी पैसा ये लोग चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये लोग अपना जो चार्ज करते हैं वो टोटली किसके हिसाब से करते हैं? सप्लाई मतलब डिमांड के हिसाब से। इनकी सप्लाई तो फिक्स रहती है, ठीक है, चाहे डिमांड कुछ भी, इनकी सप्लाई इतनी ही रहती है। ठीक, यानी चाहे प्राइस कितना भी हो तो इनकी सप्लाई हमेशा, जैसे मान लो OX है तो OX फिक्स है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि डिमांड इतनी है, ठीक, तो हर डॉक्टर जो है वो, एक डॉक्टर इतना पैसा कमा रहा है, ठीक, मान लो ये 1000 रुपये फीस है, ठीक, हर डॉक्टर जो है 1000 रुपये फीस रखा हुआ है। मान लो ब्रेन के मरीज कम हो गए, डिमांड कम हो गई, तो क्या हो गया, जैसे डिमांड पहले इतनी थी अब किसी वजह से कम हो गई, लोगों ने ध्यान देना शुरू किया अपनी थोड़ी हेल्थ के ऊपर, तो इनकी फीस रह गई 500, क्योंकि डिमांड कम हो गई। ठीक, और अगर लोग लापरवाह हो गए पहले से भी ज़्यादा, और मतलब प्रदूषण फैल गया, समथिंग कुछ हुआ इस तरीके से, एक्सीडेंट ज़्यादा होने लगे, कुछ इसी टाइप के कुछ और काम होने लगे ज़्यादा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। मान लीजिए हो गई D3 हो गई इनकी डिमांड, ठीक, तो इनको मिलने लगे 2000 पर मरीज। होता ही नहीं होता, हर शहर में जाओ देखो डॉक्टरों की इनकम बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तिलहर में कितने पैसे लेते थे डॉक्टर पहले? 100-200 रुपया, अब कितने लेते हैं? 500 रुपये लेते हैं। बरेली में 500 रुपये लेते थे, अब लेते हैं 700-800 रुपये, समझ रहे हो? लखनऊ में 700-800 रुपये लेते थे, अब लेते हैं 1500 रुपये। मरीज बढ़ते जा रहे हैं, डिमांड बढ़ती जा रही है, पैसा बढ़ता जा रहा है, इमरजेंसी फीस तो 1000 है ना, इमरजेंसी फीस भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है। तो कोई जो है वो परफेक्टली स्पेसिफिक साधन का मतलब है कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ इस चीज़ में, लेकिन इसके अलावा मैं और कोई काम नहीं जानता, लेकिन अपने काम में मैं स्पेशलिस्ट हूँ। तो अगर मेरे काम की डिमांड बढ़ेगी तो मेरा पैसा बढ़ेगा, अगर मेरे काम की डिमांड नहीं बढ़ेगी तो मेरा पैसा नहीं बढ़ेगा, ठीक है, घटेगी तो मेरा पैसा घट जाएगा। तो मेरी जो इनकम है वो एक तरीके से क्या है कि मेरी दूसरी जगह पे अवसर लागत 0 है, क्योंकि दूसरी जगह से तो मुझे कुछ पैसा मिलना ही नहीं भाई, और कोई काम मैं जानता ही नहीं, ठीक है ना, मजदूरी मुझसे होगी नहीं, मिस्त्रीगिरी में कर नहीं पाऊंगा, ठीक है, अगर मुझे एक्सरे देखना आता और एक्सरे देख के मैं लोगों का इलाज करता हूँ वही काम मैं कर सकता हूँ, रिक्शा मुझसे चलेगा नहीं। तो मेरी जो इनकम है वो जो मैं जानता हूँ उसी के आधार पे, ठीक है। तो ऐसे साधनों को एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, एक जगह से हटा करके दूसरी जगह इन्हें लगाया नहीं जा सकता आसानी से, मतलब इनका क्षेत्र परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है, किया जा सकता तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो इनकी सप्लाई किस तरीके की होती है, इस तरीके, ठीक है, और इनको जितनी पैसा मिल रहा होता है वो सब का सब लगान ही होता है, ठीक। आज ये जो न्यूरो सर्जन है वो 50,000 रुपये क्यों कमा रहा है? क्योंकि कभी इनके पिताजी ने इनके पास इतना पैसा था कि इनको न्यूरो सर्जरी करवा दी, डॉक्टर बना दिया, उनको एक स्पेशल स्थिति में पहुंचा दिया दूसरों लोगों से अलग, तो अब वो उस स्थिति का लगान वसूल है, जो उन्होंने एक स्पेशल योग्यता अर्जित कर ली, उस स्पेशल योग्यताओं का पैसा वो वसूल होगा, ठीक है। तो लगान क्या है? अगर आपके अंदर कोई स्पेशलिटी है, अगर आपके अंदर कोई खासियत है, ठीक है, तो उस खासियत का पैसा जो आपको मिलता है वही लगान, ठीक है। अब जैसे मान लो एक्टर होते हैं, बहुत सारे एक्टर, ठीक है, लेकिन शाहरुख खान है, ये बड़े बड़े एक्टर हैं, उनका ब्रांड अलग है, वो लोग कुछ अलग है दूसरों से, उनको पैसा ज़्यादा मिलता है, कोई खास बात होगी ना उनके अंदर, ठीक है, उनकी फिल्में ज़्यादा चलती है, उनको पैसा ज़्यादा मिलता है। तो कोई खास बात आपके अंदर
तभी आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। दूसरों से कितना ज़्यादा पैसा लगान तो दूसरों से कितना ज़्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो अपनी विशेषज्ञ स्थिति के कारण जो पैसा मिलता है, अतिरिक्त पैसा दूसरों से, वही पैसा आपको मिलने वाला लगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो ऐसे स्थिति में जब हम परफेक्टली स्पेसिफिक साधनों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इनका लगान कैसा होगा, लगान की क्या है परिभाषा दी गई, लगान की परिभाषा है वर्तमान आय, जो आपकी वर्तमान आय माइनस अवसर, इन दोनों का अंतर ही लगान है, ठीक है। तो क्या है, वर्तमान आय तो होगी इनकी जो भी इनके डिमांड के हिसाब से होगी, अवसर लागत इनकी कितनी है 0, क्योंकि इनको दूसरी जगह पे कोई पैसा नहीं मिलेगा। डॉक्टर हैं, एक्टर हैं, ठीक है, इस तरीके के जो हैं, जो बहुत स्पेशलिस्ट टाइप के लोग जिनका काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है, तो इनको क्या है दूसरी जगह कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो इनका अवसर लागत कितनी है 0, ठीक है। तो वर्तमान आय माइनस 0 बराबर क्या हुई, वर्तमान आय में से 0 घटाओगे तो क्या बचेगा, वर्तमान आय। किसी चीज में से 0 घटाओ, मान लो ये 1000 रुपये कमा रहा, ठीक है, और अवसर लागत इसकी 0 है, तो वर्तमान आय मतलब कितने, दोनों का अंतर कितना हुआ 1000, यही लगा, ठीक है। तो इनको जो ये मिलता है वो सबका सब जो है वो लगा, ठीक। ठीक है बेटा, अच्छा, अवसर लागत का एक नाम जो है वो कभी कभी हस्तांतरण आय भी कहा जाता है। ठीक, तो ये परफेक्टली स्पेसिफिक साधनों के मामले में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये जो है आपकी सप्लाई है, ठीक है, ये सप्लाई का है इसका, और ये इसका डिमांड का है, ठीक। तो जैसे मान लो संसाधन को इतना मूल्य मिल रहा है और इतने संसाधन, ठीक है, जैसे मान लो एक हेक्टर को 1 लाख रुपया मिल रहा है और 10 हेक्टर है, तो कुल मिलाकर कितना रुपया मिला, 10 लाख, ठीक है। ये मान लो 10 हेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, 10 हेक्टर है, 1 हेक्टर को मिलता 10 लाख रुपये, 1 लाख रुपया, ठीक है ना। मान लो इसका प्राइस है 1 लाख, ठीक, और एक को मिलता है 1 लाख रुपया, या एक डॉक्टर कमाता है 1 लाख रुपया, और 10 डॉक्टर हैं पूरे शहर में ऐसे, ठीक है, तो कितना कमाएंगे मिलकर के 10 गुणा 1, ठीक, यानी 10 लाख, 10 गुणा 1 लाख, ठीक है, यही तो है, ठीक। अब देखो तुम लोगों ने गणित पढ़ी, किस किस ने गणित पढ़ी, नहीं पढ़ी, तो फिर अच्छा क्यों नहीं तुम लोगों ने बिना गणित पढ़े एग्जाम ले ली,
समझ में आ गई ना? देखो एक आयत होता है, आयत, ठीक है? आयत क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, इसे कहते हैं आयत। ठीक, ये आयत होता है, ठीक है? ये मान लो लंबाई, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, और जब लंबाई और चौड़ाई को गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? लंबाई गुणा चौड़ाई क्या मिलता है? ये क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। ठीक है? अगर किसी आयत को लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दो तो हमें क्या मिलेगा? क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है? क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर इसको इससे गुणा करें तो हमें क्या मिलता है? ये एरिया कितना है ये पता चल जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे जब हम इस 1 लाख को 10 से गुणा करेंगे तो हमें ये क्या पता चलेगा? ये एरिया है, इसका मतलब ये एरिया। ठीक है? ये एरिया क्या दिखाएगा? लगान। ठीक, ये सारा का सारा एरिया क्या है? लगान। बात समझ आई? ठीक है? इस लंबाई को इस चौड़ाई से किया गुणा तो हमें मिल गया ये क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल को हमने कहा कि ये क्षेत्रफल किसको दिखा रहा? एरिया। ठीक है? ये इनकी वर्तमान आय है और वर्तमान आय में से हमने 0 घटा जाएगा। ठीक है? और कोई इनको इनकम मिल गई तो इनकी जो वर्तमान इनकम है वही इनकी पूरी की पूरी लगान। ठीक है? जो इनको अपनी एक विशेष योग्यता के कारण प्राप्त हो रही है, विशेष स्थिति के कारण प्राप्त हो रही है। ठीक है? अब दूसरी तरफ अब हम करते हैं परफेक्टली इनस्पेसिफिक साधनों की बात। ठीक है? पूर्णतः अवशिष्ट साधन यानी जिनके अंदर कोई काबिलियत नहीं, जिनके अंदर कोई दूसरों से कोई अलग चीज नहीं। ठीक है? अब जैसे मान लो मजदूर, ठीक, खेती में काम करने वाले लोग, ये पढ़े लिखे नहीं है। ठीक, तो ये सिर्फ मजदूरी ही कर सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते। ये कंप्यूटर का काम नहीं कर सकते, इन्हें कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है? मजदूरी वाले काम ही कर सकते। ठीक, इससे मान लो रिक्शा चलाना भी नहीं आता तो रिक्शा भी नहीं चला सकता। ठीक है? हम एक टाइम को ये मान लो बस ये मजदूरी, तो क्या है? मजदूरों की मजदूरी मान लो 300 रुपये चल रही है। आज कितनी चल रही है? 300 रुपये चल रही है ना, है ना? तो क्या है कि अगर किसी वजह से मजदूरों की मांग बढ़ जाए, ठीक है, मांग बढ़ जाए तो लोग क्या है मतलब नए मजदूर आ जाएंगे। ठीक है? और अगर मांग घट जाए तो उसी में कुछ लोग मजदूरी छोड़ चले जाएंगे। ठीक, यानी इनकी सप्लाई कैसी होती है? ये मान लिया जाता है कि इनकी सप्लाई कैसी होती है? इलास्टिक होती है, टोटली इलास्टिक सप्लाई। इनका सप्लाई कब किस तरीके का होता है? ठीक, ये 300 रुपए के ऊपर बाजार में जितने चाहो उतने मजदूर उपलब्ध हैं। ठीक, जितने चाहो उतने मजदूर उपलब्ध। तो जैसे क्या होता है, अब ये जो 300 रुपए है, ठीक है,
अगर मान लो इसकी जॉब छूट जाती है तो दूसरी जगह जाएगा, वहाँ 300 मिल जाएंगे, तीसरी जगह जाएगा, वहाँ 300 मिल जाएंगे। ठीक है, इसे हर जगह 300 रुपये आराम से मिल जाएंगे जहाँ पर ये काम करेगा। ठीक है, ये किसी डॉक्टर की तरह नहीं है, किसी प्रोफेसर की तरह नहीं है कि मतलब ये जब अपनी जॉब छोड़ेगा तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा दूसरी जगह। ठीक है, ये मंजूर है कि जहाँ छोड़ेगा दूसरी जगह पकड़ेगा तो तुरंत 300 रुपये आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी इतनी इसकी अवसर लागत भी कितनी है, इसकी वर्तमान आय भी है 300 और अवसर लागत भी कितनी है 300। ठीक है, तो इसे कितना रेंट मिलेगा, इसे कितना रेंट मिलेगा या कितना लगान मिलेगा? लगान का क्या फार्मूला, लगान बराबर है वर्तमान आय माइनस अवसर लागत, यानी 300 माइनस 300 यानी कितना हुआ 0। ठीक है, तो इसको कोई लगान नहीं। ठीक है, इसको कोई भी लगान नहीं मिलेगा। तो जो इस तरीके के साधन होते हैं जिनकी जो सप्लाई होती है परफेक्टली इलास्टिक होती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, मान लो कि मांग इतनी है बीडी, तो कितना मिल रहा है, यही 300 मिल रहा है। अगर डिमांड बढ़ जाए तो क्या होता है, इनकी सप्लाई भी बढ़ जाती है। ठीक है, पहले मान लो OX मजदूर काम कर रहे थे, अब OX1 काम करने लगते हैं, काम करने वाले लोग बढ़ जाते हैं, मजदूरी गिरती रहती है। अगर डिमांड कम हो जाए, जैसे मान लो D1 की डिमांड जो बढ़ गई, और अगर मान लो डिमांड कम हो जाए, D0 हो जाए, तो क्या होगा, मजदूर की संख्या कम हो जाती है लेकिन मजदूरी उतनी रहती है। ठीक है, तो मजदूरी में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं, वो बिल्कुल फिक्स है। ठीक, तो रिकार्डो जब थे, डेविड रिकार्डो, ठीक है, उन्होंने एक नियम दिया आयरन लॉ ऑफ वेजेस। ठीक, मजदूरी का लॉ बन गया। ठीक, यानी जिसे लोहे का नियम। उन्होंने ये कहा कि जो मजदूर क्लास होता है उसको बचा खुचा मिलता है और सिर्फ उतना ही मिलता है जिससे वो जीवित रहे। अगर इससे ज्यादा उसे दिया जाता है तो जनसंख्या बढ़ जाती है। ठीक है, और धीरे धीरे उसको मिलने वाली इफेक्टिव राशि कम हो जाती है, और अगर इसे कम दिया जाता है तो लोग मर जाते हैं, तब भी उन्हें उतना ही मिलता है। ठीक है, तो ये जो चीजें जुड़ रही हैं। अब पुराने जमाने में जाके देखो क्या हालत थी कि लोगों के पास क्या थे, कोई उद्योग धंधे तो थे नहीं। ठीक है ना, क्या होता था, सिर्फ खेती होती थी। या तो आप खेती करते हैं या आपके खेत हैं, या तो आप जमींदार हैं या आप किसान हैं। ठीक है, तो क्या होता था कि कोई और ऑप्शन था ही नहीं। या तो आप किसी राजा के दरबार में काम करने वाले गवैये हैं या समथिंग बहुत स्पेशल टाइप के लोग हैं। ठीक है, राजा ने जो दिया वो आपकी स्पेसिफिक स्थिति के कारण आपको दे दिया। आप बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, आपने राजा चापलूसी में ढेर सारी कविताएं लिख डाली, तो राजा खुश हो गया, उन्होंने आपको दे दिया, हीरो बहार दे दिया। ठीक, या कुछ और जमीन दे दी, एक गांव दे दिया आपको कि जाओ बेटा वहां पे जो तुम्हारी जमींदारी तुम्हारी सारी। इस तरीके से अलॉट हो जाती थी चीजें। तो वो एक जमाना था कि जिसमें किसी आदमी के पास कोई और रास्ता नहीं था कि वो किसी दूसरी जगह पे जाए और काम करे। आमतौर पे जो मुझे यहाँ मिल रहा वही दूसरे गांव में मिल रहा, वही तीसरे गांव में मिल रहा, वही चौथे गांव में मिल रहा। ठीक, तो ये जो परफेक्टली इन स्पेसिफिक वाली बात थी, ठीक है, ये तब तो ठीक थी। लेकिन आज के जमाने में क्या है कि ऐसा नहीं होता है।
इसीलिए कोई भी सप्लाई का इस तरीके का आज की डेट में नहीं मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज की डेट में लोग जो हैं वो कम आय वाले काम से निकल करके ज्यादा आय वाले काम में जाना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए अपनी योग्यताओं का ही विस्तार करते हैं, पढ़ते लिखते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, अपने आप को भी बदलते हैं। ठीक है, दूर दूर भी जाते हैं। देखो कोरोना काल में कितने लोग बेचारे बम्बई से लौट के आए कि नहीं आए? तो क्यों? क्योंकि आदमी सब मेहनत करता है अपनी योग्यताओं में वृद्धि करने के लिए। तो कोई भी आदमी जिस जगह पे है इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पे रहेगा परमानेंट। ठीक है, उसकी योग्यता में विस्तार होता है। तो अभी वर्तमान के जो हैं वो ऐसे साधन हैं जो ना तो पूर्णतः अविशिष्ट हैं और ना ही पूर्णतः विशिष्ट है। ठीक है, अब जैसे मान लो डॉक्टर है तो न्यूरोसर्जन ही है, तो न्यूरोसर्जन को तो डॉक्टरी का काम नहीं है तो क्या करने लगेगा? वो किसी न्यूरोसर्जरी के इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लगेगा, प्रोफेसरी का काम करने लगेगा। भले ही उसे डॉक्टर जितनी इनकम ना हो लेकिन थोड़ी इनकम तो होगी ही। ठीक है, तो वो इतना बेकार वो भी नहीं है। और इसी तरीके से क्या है कि मजदूर है, अगर वो जरा सा आज 300 रुपये का काम कर रहा है, थोड़ा साल 6 महीने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, किसी और धंधे में चला जाएगा, वहाँ 400 कमाने लगेगा, फिर वो पत्थर काटने लगेगा, 500 कमाने लगेगा, फिर वो टेम्पो चलाने लगेगा, 600 कमाने लगेगा, ऐसे करके जो अपने आप को बदले। ठीक है, तो कोई इस तरीके का लॉ आयरन डिवाइडेशन नहीं। ठीक है ना, एयर टाइट कंपार्टमेंट मतलब वो नहीं है कि संसाधन इसी टाइप के होते हैं, इसी टाइप के होते हैं, इसी टाइप के होते हैं। आमतौर पर संसाधनों में सारे गुण होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होती मतलब कुछ खासियतें भी होती हैं और कुछ रूप में वो दूसरों के जैसे भी होते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है, जो दूसरों जैसा होने के लिए आपको जितना पेमेंट हो रहा है, ठीक है, एक वो हिस्सा है आपको मिलने वाला पेमेंट और एक हिस्सा वो है जो आपको आपकी खासियत के लिए पेमेंट हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो वर्तमान में जो साधन पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं? ना तो पूर्णतः विशिष्ट, ना लेकिन इसको बताने के पहले जरा पिछले उसमें एक चीज बताना भूल गया आप लोगों कि जैसे मान लो ये मजदूर परफेक्टली स्पेसिफिक वो नॉन स्पेसिफिक वाले, सॉरी ये जैसे है उनका अभी जो पहले बता रहा हूँ उसी को एक बार देखो। जैसे ये पूर्णतः अवशिष्ट वाले, ठीक, तो इनको मिलने वाली लगान कितना है? इनको कितना मिलता है लगान? 0। ठीक है, इनको कितना लगान मिलेगा? 0। इनकी इनकम ही इनकी अवसर लागत के बराबर है। जितनी इनकी इनकम है, इनकी इनकम कितनी है? मान लो जैसे 300 रुपये मजदूरी है, ठीक, और 1000 आदमी काम कर रहा है, तो इन दोनों को गुणा कर दो। ठीक है, तो 3 लाख रुपए जो है वो ये क्या है, इनकी वर्तमान आय है। और अगर ये कहीं और धंधे में चले गए तो वहां भी इतने ही रुपए इन्हें मिलेंगे, 3 लाख रुपए। तो इनको कोई भी मतलब इनकी अवसर लागत कितनी है? इतनी ही। ठीक है, तो इनको कोई भी रेंट प्राप्त नहीं है। ठीक, तो इनको मिलने वाला रेंट कैसा है यहाँ पे? ठीक है, ये आपका डिमांड टर्म है और ये आपको 0 रेंट यहाँ पे मिलेगा। ये लाइन जो है ये आपकी डिमांड लाइन है। ठीक है, ये आपकी सप्लाई लाइन है, ये डिमांड लाइन है और ये सप्लाई लाइन है। जैसे जैसे सप्लाई लाइन ऐसे होती जाएगी, इधर से घूमती जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे रेंट जो है वो जनरेट होगा। ठीक, जैसे मान लो कि यहाँ पे ना हो करके
ये होती यहाँ, ठीक है। ये सप्लाई लाइन मान लो ये होती OS, तो ये क्या होती, ये रेंट को जनरेट करती, ठीक है। ये प्राइस है और ये जो है ये रेंट, ये रेंट। और जब ये खड़ी हो जाती बिल्कुल ऐसे करके हो जाती, तो ये सारा का सारा ही रेंट हो जाता, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। अब फिर से जब हम यहाँ बात करें कि ना तो पूर्णता विशिष्ट और ना अविशिष्ट, इससे हमारा क्या मतलब, आप लोगों ने मजदूरी का एक लेसन पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है कि मजदूरों की सप्लाई कैसे होती है, ठीक है। फिर पढ़ा दूंगा बाद में, लेकिन अभी आप उसे थोड़ा सा रिकॉल करें अपने दिमाग में कि मजदूरों की सप्लाई कैसे होती है। मजदूरों को सप्लाई का कार्य कैसे होता है, कोई बता सकता है? कैसे? मजदूरों को सप्लाई का कार्य कैसा होता है, ठीक है। चलो मैं बताऊं, ये जैसे ये सर हाँ, मुझे घर पे जाना है, दूर जाना है। जरा पढ़ लो बेटा थोड़ा, ठीक है। अब एक ही दिन तो पढ़ने आए, उसको भी तुम लोग को दूर जाना है। 8 मिनट पर ये देखना बेटा, ये है मजदूरों की सप्लाई का, ठीक है। ये क्या है, मजदूरों की सप्लाई का। ये मजदूरों की सप्लाई का काम क्या बताता है कि जब मजदूरियां कम होती हैं, ठीक है, जैसे मान लो 100 रुपया मजदूरी है, तो 100 रुपया मजदूरी के ऊपर कितने लोग काम करने को तैयार हैं, जैसे मान लो OX, ठीक है। फिर क्या होता है, किसी वजह से मान लो कुछ ऐसे लोग होंगे जो इतनी कम मजदूरी पे काम करने नहीं है। बहुत सारे लोग 100 रुपए के लिए कौन काम करने जाएगा, घर बैठे, ठीक है। लेकिन जब मजदूरियां 200 हो जाएंगी तो क्या होगा कि ऐसे लोग जिन्हें मजदूरियां कम लग रही थी वो भी बाहर निकल के मजदूरी करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। कुल कितने लोग हुए, OX। तो ये लोग वो लोग हैं जो 100 रुपए में काम करने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब मजदूरी बढ़ गई है तो ये लोग आ गए। कुछ लोग कहेंगे यार 200 रुपये भी यार मैं नहीं आएंगे यार, तो घर पे सही है, 200 रुपये कौन जाएगा इतना, हाथ तोड़ काम करे और अपनी कमर तोड़वाए, ठीक है। मजदूरी हो गई 3, ठीक। तो मजदूरी 300 होने में क्या हुआ कि अब ऐसे लोग भी जो है वो काम करने आ गए। अब ये वो लोग हैं जो 200 पे काम करने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब ये 300 पे काम करने को तैयार, ठीक है। फिर इसी तरीके से मजदूरी बढ़ गई, वही 500, तो ये लोग भी है। अब इसमें क्या है, अब इसमें कुछ ऐसे लोग भी आ गए जो घर पे नहीं बैठे थे, दूसरे काम धंधों में लगे थे, लेकिन उन्हें वहां पे 300 रुपए हार्डली मिल पा रहे हैं, और अब मजदूरी होगी 500। तो उन्होंने कहा अपना टेम्पो छोड़ो, अगर टेम्पो में 300 रुपये कमाई हो रही है, बाद मजदूरी 500 हो गई, तो चलो मजदूरी करने चल रहे हैं, ठीक है ना, होता ही नहीं होता है। तो वो लोग भी कूद के आ जाएंगे दूसरे काम धंधों में। तो अगर किसी मजदूरियां बढ़ती हैं तो उसके जवाब में लोग का रिस्पॉन्स जो है वो क्या होता है, जैसे जैसे मजदूरियां बढ़ती हैं वैसे वैसे मजदूरी करने वाले लोगों की इच्छा भी बढ़ती है, ठीक है, उनकी सप्लाई भी बढ़ती है।
ज़्यादा लोग आने लगते हैं मजदूरी करने के लिए जब मजदूरियाँ बढ़ती हैं, और जब मजदूरियाँ कम होती हैं तो मजदूरी करने वाले लोग कैसे होते हैं, वो कम होते हैं। अब जैसे मान लो मजदूरी तय हुई यहाँ कि भाई 300 रुपये मिले, ठीक, तो ये जो 300 के ऊपर की इच्छा वाले लोग थे वो वापस लौट जाएंगे अपने काम धंधों में, ठीक है, वो अपने काम धंधों में वापस लौट जाएंगे। अब देखो जो आदमी जिससे 200 रुपये कम लग रहे थे, जो 200 रुपये पे नहीं आया, अब उसे कितने मिल रहे हैं, 300, ठीक है, तो उसे 100 रुपये का फायदा महसूस होगा कि भाई 200 तो कम थे लेकिन 300 बन गया, ठीक है, मतलब जो 200 पे काम करने को तैयार नहीं था, लेकिन जब 200 के ऊपर बढ़ी तो जो लोगों की संख्या बढ़ी उनको एक तरीके से क्या है, सरप्लस मिल रहा है। जो वर्तमान रेट है 300 और वो 200 पे काम करने को तैयार थे, ठीक, 200 के ऊपर 201, 202, 203, 204 ये सब के तब उसमें जो है वो शामिल हो गए। 200 के ऊपर काम करने वाले जितने भी लोग थे, तो इन लोगों को कुछ लाभ मिला, ठीक। ये जो आदमी है जो 100 रुपए में काम करने को तैयार नहीं था, लेकिन 100 और 200 के बीच में काम करने के लिए जो लोग आए, ठीक है, और उन्हें मिल रहे हैं 300 रुपये, ठीक है, जो 100 रुपए में काम करने को तैयार नहीं थे, लेकिन क्या हुआ कि उन्हें मिलने लगे 300 रुपये, तो उनका लाभ ज्यादा हुआ, ठीक है ना, उनको जो है वो ज्यादा लाभ हुआ। और ये आदमी जो 100 रुपए में भी काम करने को तैयार थे और उन्हें अब 300 मिल रहे हैं, तो उनका लाभ कैसा हुआ, सबसे ज्यादा हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे मान लो कोई मजदूर है इस जगह, ठीक, इस जगह पे कोई मजदूर है, वो क्या है, वो इतने पैसे में काम करने को तैयार है, इतने पैसे, ठीक है ना, ये कोई मजदूर है यहाँ, ये इतने पैसे में काम करने को तैयार है, और मार्केट अब उसे कितना पैसा दे रही है, कितना, 300 रुपये देगी ना, सॉरी ये 300, ठीक, तो उसे ये जो पैसा मिल रहा है, ये पैसा क्या है उसका, लगान, क्योंकि वो इतने पैसे में काम करने को तैयार है, लेकिन अब मार्केट में डिमांड बढ़ चुकी है, रेट ज्यादा आ रहे हैं, ठीक, तो इनको फायदा ज्यादा, ठीक है, तो इनको कितना मिलेगा, लगान कितना। इसी तरीके से जहां पे होगा उसको कितना मिलेगा, इतना मिलेगा, यहाँ पे होगा आगे वाले को इतना मिलेगा, आगे वाले को इतना मिलेगा, आगे वाले को इतना, इस तरीके से करके ये जो एरिया है ये सब का सब क्या है, यहाँ तक लगान, ठीक है, इनको क्या मिलेगा, ये लगान। जब ये रेट आपका तय होगा, और ये रेट तय कहां पे होगा, रेट तय कैसे होता है, डिमांड और सप्लाई, तो ये जो आपसे डिमांड कर्व इसको काट रहा होगा यहाँ, इससे जो है आपको ये रेट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो डिमांड रेट के ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये मतलब ये जो है ये उसका लगान नहीं है, ये मजदूरी का लगान, उत्पादन के साधन का लगान। तो अगर जो है वो इस तरीके से मान लो सप्लाई कर रहे उत्पादन के साधनों का, चलो, और ये आपका डिमांड, ठीक, तो ये दोनों जहां पे काटते हैं, मान लो यहां पे काटा तो ये प्राइस तय हुआ, ओपी प्राइस तय हुआ, ओटी डिमांड और सप्लाई है यहाँ पे मजदूरों की, तो ये जो हिस्सा है ये वाला, ये हिस्सा, ये, ठीक है, इस हिस्से को क्या कहा जाएगा, लगान, ठीक, यानी सप्लाई कर जो है आपका, और ये आपका जो प्राइस लाइन है, इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा, यानी ये एरिया, ये जो एरिया है
इस क्षेत्र को लगान है। ठीक, और ये बाकी जो है ये टोटल इनकम है, ये लगान है, और ये जो है जो बचा ये है अवसर। ठीक है, तो इस तरीके से मॉडर्न जो इकोनॉमिक्स कहती है, क्योंकि हर संसाधन का सप्लाई का इसी तरीके का होता है, ऊपर को चढ़ता हुआ। ठीक है, तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स ये मान के चलती है कि हर संसाधन को लगान प्राप्त हो सकता है। ठीक है, और इस तरीके से जो अवसर लागत और ये लगान को उन्होंने अलग अलग कर किया। तो अब जो है वो चलो कल भी एक क्लास ले लेंगे। ठीक, टाइम देखो बेटा इसमें कितना हो रहा है। 1 घंटा 1 मिनट 36 सेकेंड। चलो बंद कर, आज के लिए इतना बहुत है, बाकी कल है?